नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का ज़ोरदार स्वागत है। हमने अभी 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और इससे पहले 5वीं क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, टर्मिनल वैल्यूज़, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, स्टेबल वैल्यूज़, डायनेमिक वैल्यूज़, यूनिवर्सल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। लगभग 10 थे। आज हमारा 6वां क्लास है और आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में डिफरेंस क्या है और ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, सब्जेक्टिविटी क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे कि ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ क्या होते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव वैल्यूज़ क्या होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे डीओंटोलॉजी यानी परिणाम निरपेक्षवाद या कर्तव्यवाद। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज की क्लास का एजेंडा यही है। तो शुरू करते हैं कि अब पहले समझेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। ये ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, सीधा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, जिससे समझ में आ जाए। रियल लाइफ एग्जांपल है। आपने सत्यम स्कैम 2009 में एक सत्यम स्कैम हुआ था, उसके बारे में सुना होगा। उसका बैकग्राउंड मैं बताता हूँ कि एक सत्यम कंप्यूटर के सीईओ थे रामलिंग रेड्डी। उन्होंने किया क्या था कि कंपनी के जो है नकली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया, नकली। वो एक भरोसा बनाने की कोशिश कर रहे थे मार्केट में कि ये स्टेटमेंट देख लेंगे तो इन्वेस्टर जो है मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर जो है, मीडिया जो है रेड्डी के भरोसे में आ गई, भ्रम में या भरोसा कर लिया इन्होंने, और इन्होंने खुद भी प्रचार कर दिया बहुत ज़्यादा मीडिया ने। तो जो आम लोग थे उनका जो है भरोसा बना। लेकिन कुछ लोग जो सब्जेक्टिव माइंडसेट के लोग थे ना, जैसे इन्वेस्टर, ये मीडिया, कुछ होते हैं सब्जेक्टिव माइंडसेट के, कुछ ऑब्जेक्टिव माइंडसेट के। जो सब्जेक्टिव माइंडसेट के थे उन्होंने भरोसा कर लिया भावनाओं में बह के। जो ऑब्जेक्टिव माइंडसेट के लोग थे जिन्होंने ऑब्जेक्टिविटी अपनाई ज़्यादा, तो उसमें कुछ मीडिया पर्सन थे, कुछ इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने केवल सत्यम जो वहाँ के सीईओ थे रेड्डी, जिन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया अपने कंपनी का कि लोग भरोसा कर ले कि देखो हमारा कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है, आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। उन्होंने उस पर केवल उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं देखा, वो तो उसने कंपनी ने दिखाया, लेकिन अब बाहर की बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो ऑडिट करती हैं, रिपोर्ट्स निकालती हैं कंपनियों पे, उन्होंने उस पर भरोसा किया। उन्हें सारी चीज़ें देखी, या कह सकते हैं होलिस्टिक तरीके से सारी चीज़ें चेक की। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया, ऑडिट करवाया, एक्सटर्नल रिपोर्ट्स की जांच की। तब जाके इन लोगों को पता चला कि जो सत्यम जो रेड्डी है, रामलिंगम रेड्डी, वो फ्रॉड कर रहे हैं, कंपनी फ्रॉड कंपनी है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट झूठा स्टेटमेंट है। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनके पैसे लेके भाग गया वो। तो ये था सत्यम स्कैम। तो इसमें अभी मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, तो इसमें सीखने लायक ये है कि केवल भावनाओं और अफवाहों पे बहकर जो है लोगों ने डिसीजन नहीं लिया। जो यही जो है ऑब्जेक्टिविटी होती है कि भावनाओं में नहीं बहना है, डेटा पे फोकस करना है, एविडेंस, रिपोर्ट, और दोनों पक्षों को सुनना है। जो इस तरीके के माइंडसेट के होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। और आसान भाषा में बताना हो तो मान लीजिए कहीं की कोई एक्स घटना हुई है, कहीं पे कोई एक्स घटना हुई है, ठीक है। अब उसका आपको मूल्यांकन करना है, तो जो है आप डेटा बेस्ड मूल्यांकन करेंगे ना, तथ्यों पे, तो वही होता है ऑब्जेक्टिविटी। इमोशन बेस्ड अगर आप कर रहे हैं तो आप गलत डिसीजन लेंगे। तो तथ्यों पर ध्यान देना, भावनाओं और व्यक्तिगत सोच से हट के डेटा पे फोकस करना, यही होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी को हिंदी में वस्तुनिष्ठता बोलते हैं कि वस्तुनिष्ठता में फैसले, निर्णय और विश्लेषण केवल तथ्यों के आधार पर करें हम, राय और भावना के आधार पर नहीं। ऑब्जेक्टिविटी सबके लिए सार्वभौमिक होती है, समान होती है। क्यों? एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए द हिंदू में एक खबर छपी, द हिंदू में न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 500 नए कोविड के मामले दर्ज हुए, जिसमें पाँच मौतें हुई। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी अब क्या है कि इसमें सिर्फ संख्या और समय बताया गया,
संख्या क्या है, 500 नए कोविड मामले दर्ज हुए हैं, समय 24 घंटे में। तो ये ऑब्जेक्टिविटी है जो डेटा पे फोकस कर रहा है केवल। तो ऑब्जेक्टिविटी समझ में आई, जो डेटा पे फोकस करे, रिपोर्ट्स पे फोकस करे, अपनी राय और भावनाओं में न बहना कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, इन सब चीज़ों से हट के जो एविडेंस बेस है, जो एविडेंस है, डेटा है, उस पर फोकस जो करेंगे वही ऑब्जेक्टिविटी है। समझ में आया? तो यहाँ लिखा है ना कि जब किसी चीज़ को तथ्य, तर्क और समान नियमों के आधार पर देखा जाए निष्पक्ष होकर, तो वो ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसको पढ़ लेंगे। अब सब्जेक्टिविटी पे आते हैं कि सब्जेक्टिविटी क्या होती है। अभी हम सब्जेक्टिव वैल्यूज़ और ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ भी पढ़ेंगे। ये अभी हम समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, फिर सब्जेक्टिविटी क्या होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी समझ में आया, जो डेटा पे फोकस करे, राय, मत, अफवाहों, इन सब से दूर हट के बिल्कुल डेटा पे फोकस करना, रिपोर्ट पे फोकस करना, जो लॉ है उस पर फोकस करना। एक और उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कहीं दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट, किसी ने किसी को चाकू मार दिया। एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को चाकू मारा और जो वाई व्यक्ति जो है मर गया, और वहीं पे एक जेड व्यक्ति खड़ा भी था। वाई व्यक्ति भाग गया सारी चीज़ें करके, वाई व्यक्ति जो आई विटनेस था उसी को पुलिस ने धर लिया। अब यहाँ पे पुलिस क्या करेगी, वो भावनाओं में नहीं बहेगी कि मैंने तुम्हें ऑन स्पॉट पे पकड़ा है तो हम तुमको तुरंत लिख देंगे कि तुमने ही किया है और फैसला सुना दें, जज के सामने जाके सारे एविडेंस दे देंगे कि तुमने ही किया है। वो जांच करेगी किस पे, एविडेंस पे, उसके बयान दर्ज करेगी, उस बयान के आधार पे वो छानबीन करेंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पुलिस ऑफिसर होते हैं वो डेटा पे फोकस, बयान जो दिया वो सही है कि नहीं है उसकी जांच करेंगे पूरी तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग। यही होती है ऑब्जेक्टिविटी। अब समझ में आया? अब सब्जेक्टिविटी फोकस करते हैं। इसका मतलब होता है व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ हिंदी में। मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिविटी वही है कि जो आप लोग बोलते हैं ना कि मेरी राय में ये है, और हो सकता है किसी कोई और व्यक्ति वो बोले मेरी राय में तो ये है। एक सेब है, सेब किसी को खाना पसंद है, किसी को खाना नहीं पसंद है, तो बोलेगा मुझे सेब खाना अच्छा लगता है, ठीक है। फिर उसी सेब को किसी और व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है कि मुझे सेब खाना पसंद नहीं है। ये तो उन लोगों की राय है, अपना अपना मत है। यही है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी कोई एक यूनिवर्सल नहीं होता है, सबका अपना अपना राय मत होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी जो होता है एक यूनिवर्सल होता है, सबको मानना ही पड़ेगा। अब ये संख्या, एक संख्या है, दो संख्या है, तीन संख्या, वो तो है। अब आप ये बोलेंगे कि नहीं मेरे राय में तो एक संख्या ऐसा होगा, तो ये तो नहीं चल पाएगा। एक मतलब एक, वो आपके लिए भी वही है, पड़ोसी के लिए भी वही है, पूरे भारत में सबके लिए एक संख्या मतलब एक संख्या ही होगा, वही ऑब्जेक्टिविटी। और सब्जेक्टिविटी क्या है? सेब मुझे खाना पसंद नहीं है, और दूसरा बोलेगा मुझे खाना पसंद है, तो तीसरा एक और बोलेगा मुझे सेब खाना न खाना पसंद है, न खिलाना पसंद, मुझे फेंकना पसंद है। तो ये अपना अपना राय है। तो ये सब्जेक्टिविटी होती है। लैंग्वेज पढ़ लेते कि अपनी निजी राय, भावना, अनुभव, पसंद नापसंद के आधार पर किसी घटना को देखना या निर्णय लेना, डिसीजन लेना, यही होती है सब्जेक्टिविटी, अपनी अपनी राय पे। इसमें क्या होता है कि इसमें डेटा पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, इसमें विचार और भावना को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई फिल्म देखी, ठीक है। आप में से कोई एक बोलेगा मैंने यह फिल्म देखी, मुझे बहुत बुरी लगी, काफ़ी अच्छी नहीं लगी, बहुत ख़राब लगी, ठीक है। अब उसी में से कोई अब वो बोलेगा कि देखो यार ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। अब कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोलेगा कि मुझे जो है मूवी तो इतनी अच्छी लगी कि मैं इसको देख एकदम रोने लगा, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ पे क्या मामला हुआ? सब्जेक्टिविटी। किसी को मूवी अच्छी लग रही है, किसी को मूवी अच्छी नहीं लग रही है। अब रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। सैयारा मूवी जब अभी आई थी तो सब लोग देख देख के रो रहा था ना कि यार क्या मूवी आ गई है। आधे लोग तो सोच नहीं पा रहे थे कि देख देख के रो क्यों रहे इस फिल्म को।
थिएटर में जाके रिकॉर्डिंग हो रही है कि सब लोग रो रहे हैं, भाई फिल्म बन गई ऐसी की, और कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि यार क्या बना दिया है, ये फालतू फालतू मूवी बना दी है। एक तो फालतू लोग रो भी रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या था यहाँ पे, सब्जेक्टिविटी। किसी की राय में ये चीज़ें अच्छी थी, किसी की राय में गलत थी कि ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा ये क्यों रो क्यों रहे हैं ये सब। तो ये सब्जेक्टिविटी हो गई। एक और उदाहरण ले लीजिए, ताकि सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में डिफरेंस करते चलें। अब आपने वही मूवी फिर देखी, ठीक है, सैयारा मूवी देख ली एक बार फिर से, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अब आपने आपने रोना धोना जो करना था कर लिया। कुछ लोगों ने रोया, कुछ लोगों ने नहीं रोया। अब यहाँ पे आपने बोला उसमें कि सैयारा मूवी देखा मैंने, उसमें 3 गाने थे, 2 रोमांटिक सीन थे, ठीक है, 3 गाने 2 रोमांटिक सीन। तो इसका मतलब क्या है, अब आप बोल रहे, अब ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 3 गाने, नंबर बता रहे हैं आप, 3 गाने थे, 2 रोमांटिक सीन थे, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें तथ्यों पे बात कर रहे हैं आप। समझ में आया? सैयारा मूवी अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी, आपको अच्छी नहीं लगी, ये सब्जेक्टिविटी है। सैयारा मूवी में 3 गाने थे, ये ऑब्जेक्टिव मामला है, ठीक है। एक और केस स्टडी लेते हैं, ठीक है। एक केस था, रियल लाइफ बता रहे हैं। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजेश, या फिर ये कह सकते हैं कि राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। मामला हुआ था, हुआ क्या था, एक घटना हुई थी, एक सड़क हादसे में टक्कर हो गई, एक सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट हुआ। तो पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा कि दावा है कि आरोपी तेज गाड़ी चला रहा था, दावा है कि आरोपी तेज गाड़ी चला रहा था। आरोपी का वकील बोलता है कि मेरे मुवक्किल का ब्रेक अचानक फेल हो गया था, ठीक है। पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि दावा है कि ये जो है तेज गाड़ी चला रहा था, जो, और आरोपी का वकील बोल रहा है कि मेरा मुवक्किल ब्रेक अचानक, मेरे मुवक्किल का जो गाड़ी था ना उसका ब्रेक अचानक फेल हो गया। अगर सब्जेक्टिविटी के आधार पे अगर जज निर्णय ले तो कहेगा क्या कि मुझे लगता है कि आरोपी को जल्द ही सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वह पहले भी नियम तोड़ चुका है। अगर वो सब्जेक्टिव होके बोले, शब्द आएगा मुझे लगता है, ठीक है। अगर तो ये सब्जेक्टिव होगा कि मुझे लगता है कि इसने पहले बहुत नियम तोड़े हैं, इसी ने किया होगा तो सजा दो इसको, तो ये सब्जेक्टिव होगा क्योंकि जज अपने व्यक्तिगत भावनाओं और धारणा पर निर्णय ले रहा है, डिसीजन ले रहा है। अगर वही वो ऑब्जेक्टिव माइंडसेट का होगा जज, तो क्या बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस एंड हॉस्पिटल्स रिपोर्ट, पुलिस और हॉस्पिटल के रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो सीमा बनी है कि इस किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाना चाहिए बाइक, इसने 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाई है, गाड़ी चलाई है, और तभी दुर्घटना हुई है। एविडेंस के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया जाता है। समझ में आया? अगर वो सब्जेक्टिव होगा तो मुझे लगता है, मेरी राय में ये है, इस तरीके के शब्द आएंगे। अगर वो ऑब्जेक्टिव होगा तो सीधे शब्दों का इस्तेमाल, सीधे वो एविडेंस बेस्ड बात करेगा। समझ में आया? सब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच में डिफरेंस समझ में आया कि क्या वस्तुनिष्ठ होता है, क्या आत्मनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी डेटा बेस्ड रिपोर्ट, सब्जेक्टिविटी अपनी राय, भावना, अपनी मत, इस पे बात होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, आपने समझ लिया कि सब्जेक्टिव वैल्यूज क्या होती है और ऑब्जेक्टिव वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। अब सब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ये समझा है। अब हम फोकस, अब जा रहे हैं जो मेन जो समझाना था कि सब्जेक्टिव वैल्यूज क्या होती हैं। वैल्यूज क्या होती है ये पता है, सब्जेक्टिविटी क्या होती है ये पता है, बस दोनों को जोड़ देना है। ऑब्जेक्टिविटी भी पता है, वैल्यूज भी पता है, दोनों को जोड़ देना है वर्ड्स को, बस वही हो जाएगा कि सब्जेक्टिव वैल्यूज ये होती है, ऑब्जेक्टिव वैल्यूज ये होती है। लेकिन एक बार
एग्जाम्पल ले लेंगे तो दिमाग क्लियर हो जाएगा। अब हम सब्जेक्टिव वैल्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। होता क्या है कि हर इंसान जो होता है, जैसे हम हैं, हम नॉर्थ इंडिया में हैं, कुछ लोग साउथ इंडिया में होंगे, कुछ लोग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होंगे, कुछ लोग वेस्ट में होंगे, गुजरात वगैरह में। तो उनका जो परिवेश होता है, उनका अनुभव होता है, उनका धर्म होता है, उनका समाज होता है, उनकी अपनी निजी सोच से बनती है। आपकी परवरिश कैसे हुई, किस माहौल में हुई, किस धर्म में हुई, किस परिवेश में थी, सोसाइटी कैसी थी, ओपन सोसाइटी थी या क्लोज सोसाइटी थी, जहाँ पे आप अपने क्लोज सोसाइटी का मतलब ये है कि अपने विचारों को ढंग से बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, लोग दबा देते हैं। ओपन सोसाइटी आप खुले खुले जो भी है आप मन विचार से बोल पाते हैं, खुल खुल के, कोई दबाव नहीं होता आपके ऊपर, आपने डिसीजन खुद लेते हैं, तो ये ओपन सोसाइटी है। तो सब्जेक्टिव वैल्यूज़ में मुझे समझाना क्या था कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, हर जगह के इंसान जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, उनके परिवेश, अनुभव, धर्म, समाज के आधार पर उनकी उस तरीके की परवरिश होती है उनकी। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के विचार जो है और जो वैल्यूज़ बनेंगे उनके, वो अलग अलग होंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए मांसाहार, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का डिबेट हमेशा चलता रहता है। तो नॉन वेजिटेरियन कोई कहेगा, नॉर्थ इंडिया वाला कहेगा कि मांसाहार गलत है, हमें वेजिटेरियन बनना चाहिए। तो ज़्यादातर वो अपने धार्मिक वैल्यूज से इन्फ्लुएंस रहता है। तो यहाँ क्या होगा, धार्मिक वैल्यूज के ऊपर हावी है, तो बोलेगा कि मांसाहार गलत है। तो फिर कोई व्यक्ति बोलेगा, एक दूसरा व्यक्ति बोलेगा, यहाँ हम सब्जेक्टिव वैल्यूज समझ रहे हैं, दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि मांसाहार करना मेरा व्यक्तिगत चुनाव है, इसमें दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, ये मैं तय करूंगा, कोई दूसरा नहीं तय करेगा। तो यहाँ क्या है, स्वतंत्रता का मूल्य है, फ्रीडम्स वैल्यू। तो यहाँ सब्जेक्टिव वैल्यू समझ में आया क्या हुआ कि आपका परवरिश किस धर्म सोसाइटी में हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी राय मत बनेगी। इसलिए राय मत सबकी अपनी अपनी हो सकती है, सबके अपने अपने वैल्यूज़ हो सकते हैं। आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे कि मांसाहार को गलत माना जाता है। आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो आप देखेंगे मछली को काली माता को चढ़ाया जाता है, काली माता को चढ़ाया जाता है, वहाँ पे पूजते हैं लोग, प्रसाद के रूप में खाते हैं उसको। तो ये सब्जेक्टिव वैल्यूज़ हो गए। ठीक है। सब्जेक्टिव वैल्यूज़ में क्या क्या आएंगे, ये रिलीजियस वैल्यूज़ हो गए, फ्रीडम का जो वैल्यू हो गया, वो सारी चीज़ें आएंगी। सब्जेक्टिव वैल्यू कोई भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। एक एग्जांपल लेंगे, कोर्ट का केस है एक कि जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ठीक है। अब इसका पूरा बैकग्राउंड बताते हुए मेन बात मैं बताऊंगा, पहले बैकग्राउंड पूरा समझ लीजिए क्या है। ये अडल्ट्री का केस था एक। इसमें था कि अडल्ट्री का जो लॉ था, आईपीसी सेक्शन 497, उसको ख़त्म करना था। मुद्दा यही था कि इसको ख़त्म करवाया जाए, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाए कि हटाओ उसको, ये मुद्दा था। मामला गया कि कहानी की तरह समझेंगे इसको, आईपीसी सेक्शन 497 को, कि लॉ कहता है कि पुराना लॉ था कि कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो विवाहित महिला है, जो मैरिड वुमेन है, किसी और अपने हस्बैंड के अलावा किसी और पुरुष के साथ अगर सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है तो अपराध सिर्फ पुरुष का माना जाएगा, उसके पति का नहीं। जिस आदमी अपने पति के इतर जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, अगर वो पकड़ा जाता है तो महिला का कोई दोष नहीं होगा, वो उसके केवल पुरुष ही जिम्मेदार माना जाएगा, महिला को कोई सज़ा नहीं होगी। तो हुआ क्या कि पुरुष की नज़र से हम कल्पना करते हैं, पुरुष की नज़र से कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कोई एक अजय नाम का आदमी है, उस पर आरोप लगा कि उसने किसी शादीशुदा महिला सीमा के साथ संबंध बनाए। सीमा ने भी कहा हाँ, मैंने अपनी मर्जी से, किसी ने मजबूर नहीं किया, अपने आपसी सहमति से हमने शारीरिक संबंध बनाए हैं। ठीक है। लेकिन कानून अब क्या कह रहा है कि अपराध अजय का है, सीमा निर्दोष है। अजय सोच में पड़ गया,
कि ये कैसा न्याय है, हम दोनों ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए तो सजा सिर्फ मुझे क्यों। तो उसके मन में जो था एक लॉ को लेके कि ये अन्यायपूर्ण लगा कि ये इनजस्टिस है मेरे साथ, ये लॉ जो ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो लॉ है महिला को कानूनी जिम्मेदारी देता ही नहीं है, पुरुष को अकेला दोषी मानता है। और यह मानना कि महिला अपने फैसले, इसमें ये निहित है ना, इसमें मामला छिपा क्या है कि क्यों ये महिलाओं को जो है दोषी नहीं मानता। उनका कहना यह है कि महिला अपना जो है फ्री विल से डिसीजन नहीं ले सकती, इसमें यह छिपा है, निर्णय खुद नहीं ले सकती है, इनमें क्षमता नहीं है निर्णय लेने का, तो उनको बच्चा मान लिया गया। एक तरीके से तो बोल लीजिए को निर्दोष है तो बच्चा ही मान लेगा कि जो अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकते। अपने आप से डिसीजन कौन नहीं ले पाता है, छोटे बच्चे। तो इसमें यह था कि यह मानना कि महिला अपने फैसले खुद नहीं ले सकती, इसी बेस पे ये सब इसको गलत माना गया। ठीक है, अब पति की नज़रों से देखते हैं। तो सीमा का पति जो रवि है, मान लीजिए एक्स, मैं कहानी बता रहा हूँ, एक कोई रियल लाइफ नहीं है, केस रियल लाइफ है। ये जो अभी मैंने ना मनगढ़ंत कहानी बनाई है आपको समझाने के लिए। सीमा का पति है रवि, बहुत गुस्से में था। पुराने कानून के अनुसार जो है वह अजय पर केस कर सकता था, लेकिन सीमा पे नहीं कर सकता था। दोनों ने सहमति से आप संबंध बनाए, और उसका पति आएगा तो पत्नी पे भी तो गुस्सा आएगा ना, तो हो सके उस पर भी केस कर दे, लेकिन उस पर केस नहीं कर सकता वो। फिर कानून का आधार था। फिर आगे बढ़ते हैं। पत्नी पर पति का अधिकार है। अगर कानून कहता क्या है, मतलब ये आईपीसी सेक्शन 497 बोल क्या रहा है कि पत्नी पर पति का अधिकार है। ठीक है, पत्नी पर पति का अधिकार है। अगर कोई पुरुष उस अधिकार में दखल दे तो वो पुरुष ही अपराधी हो जाएगा। आईपीसी सेक्शन 497, पत्नी पर पति का अधिकार, समझ में आया। तो रवि को लगा मेरी पत्नी की मर्जी का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसे कानून में जैसे बच्चा मान लिया है। तो कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में मामला है। एक आदमी था, अब केस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कहानी खत्म, मैंने एक इमेजिनरी कहानी क्रिएट करी। ठीक है, एक अजय था, एक सीमा थी, उसके साथ आपसी संबंध बने। ठीक है, लेकिन उसमें अजय को लगा कि ये जो कानून है हमको अपराधी केवल अकेले हम ही को अपराधी मान लिया गया है। ठीक है, और सीमा को जो है इसको निर्दोष बोला जा रहा है। और इसमें बायस्ड है ये लॉ क्यों है, बायस्ड लॉ क्यों है, क्योंकि इसमें कानूनी जिम्मेदारी महिला के ऊपर है ही नहीं कोई। और इसमें क्या छुपा हुआ है कि महिला खुद से डिसीजन नहीं ले सकती, वो पति पे डिपेंडेंट है। तो इसी के आधार पर चुनौती दी गई है। तो एक आदमी थे जोसेफ साइन, वे सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गए। ठीक, उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं की गरिमा, डिग्निटी के खिलाफ है। ठीक है, क्योंकि यह मानता है कि महिला अपने फैसले खुद नहीं ले सकती, फ्री विल नहीं है इनका, वो डिसीजन खुद नहीं ले सकती। यह कानून पुरुषों के साथ भी अन्याय करता है, क्योंकि सहमति से जो शारीरिक संबंध बने उसमें सिर्फ पुरुषों की सजा मिल रही है, महिला को मिल ही नहीं रही है। तो जजों के सामने जो है, अब जजों के सामने दो सोच टकरा रही है। अब हम आ रहे हैं सब्जेक्टिव वैल्यूज़ पे। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझने वाले हैं यहाँ पे। और फिर से सब्जेक्टिव वैल्यूज़ पे बात करेंगे। ठीक है, जजों के सामने टकराती सोच। ठीक, पहली सोच क्या है, जो अपने आप में ही सब्जेक्टिव वैल्यूज़ है। ठीक है, ये विवाह, परिवार व्यवस्था, ये हर आप एक देश, दूसरे देश, तीसरे देश, चौथे देश में जाएंगे, सबके अपने अपने व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। ठीक है, इसलिए सब्जेक्टिव वैल्यू है ये। तो पहली सोच क्या है कि विवाह और परिवार की पवित्रता बचाना जरूरी है। ठीक, क्यों? यह सोच परंपराओं, सामाजिक मूल्यों और नैतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। कुछ लोग मानते थे कि अगर अडल्टरी अपराध न हो, ठीक है, तो यह विवाह टूट जाएंगे, तो विवाह व्यवस्था जो बनी हुई वो टूटने लगेंगी। दूसरी सोच क्या थी? व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता सबसे ऊपर है। यह सोच आधुनिक संवैधानिक मूल्यों पर आधारित थी। इसमें क्या था? आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी को महत्व दिया। ये दूसरी सोच ने, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता सबसे ऊपर है। ठीक है,
यहाँ पे दिख रहा होगा ना, सब्जेक्टिव वैल्यूज बिल्कुल है। पहली सोच दूसरी सोच, पहली सोच ये बोल रही है कि एक चीज़ को लेके, अडल्टरी को लेके दो तरीके की सोच आ रही हैं, सब्जेक्टिव वैल्यूज बन रही हैं यहाँ पे। कि एक बोल रहा है कि विवाह व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, पवित्रता बचनी चाहिए और ये पारंपरिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, नैतिक दृष्टि पर आधारित है, इसलिए अगर अडल्टरी अपराध नहीं होगा तो ये विवाह व्यवस्था टूटने लगेंगे। दूसरा कह रहा है नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता सबसे ऊपर है, नहीं तो ये आधुनिक संवैधानिक मूल्यों पर बेस्ड है, ये आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है? 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठती है और एक कमेंट करती है पहले कि अडल्टरी नैतिक रूप से गलत है। ध्यान देना, नैतिक रूप से गलत है, नैतिक रूप से मोरली रॉन्ग, लेकिन इसे अपराध नहीं कहा जा सकता, यह अपराध नहीं है। ठीक है, अडल्टरी तलाक का कारण बन सकता है, तलाक का कारण हो सकता है, लेकिन जेल भेजने का कारण नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इसलिए किया क्या उन्होंने कि आईपीसी सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। 2018 का मामला, अडल्टरी आईपीसी सेक्शन 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव वैल्यू, सॉरी सब्जेक्टिव वैल्यूज समझ में आया। अडल्टरी को लेके सब्जेक्टिव वैल्यूज कैसे बने? दो धाराएं बोल रही हैं, दो तरीके के लोग बोल रहे हैं अडल्टरी को लेकर कि एक विवाह है, विवाह व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था है, उसकी पवित्रता बचनी चाहिए, ये सारी बातें आ रही हैं। दूसरा बोल रहा है नहीं, व्यक्ति की डिग्निटी, समानता, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें पहली है। तो उसमें तो हुआ क्या, दो तरीके यहाँ पे सब्जेक्टिव वैल्यूज बने कि नहीं बने? एक ही चीज़ को लेके दो तरीके के मत आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सब्जेक्टिव वैल्यूज क्या होते हैं? लेकिन एक बार फिर से शुरू से फिर से रिकैप करेंगे एक बार, ताकि दिमाग में फिर से बन जाए पूरी तरीके से। अगर इतना बड़ा वाला जो मैंने केस बताया है, उस केस को पढ़ लीजिएगा एक बारी, नेट पे सर्च करके, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का मामला है। ठीक है, ये केस ज़रूर पढ़िएगा। और सब्जेक्टिव वैल्यू समझाने के लिए जो मैंने एग्जांपल शुरू में लिया था ना, मांसाहार वाला, सिंपल छोटा सा, उसको याद रखिएगा कि मांसाहार आपके लिए हो सकता है बेहतर हो, किसी और के लिए बेहतर नहीं भी हो सकता है। किसी का रिलीजियस वैल्यू है, किसी का फ्रीडम वैल्यू है। वो एक ही चीज़, किसी के लिए रिलीजियस वैल्यू है, किसी के लिए फ्रीडम वैल्यू है, और जो रिलीजियस वैल्यू और फ्रीडम वैल्यू है वो सब्जेक्टिव वैल्यू में आएंगे। समझ में आया? जब भी कंफ्यूजन हो तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, ये सब ऐड कर लीजिएगा, वहाँ पे एक आदमी रख लीजिएगा कि वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, मेरा कल्चर कैसा है, मेरी सोच कैसी है, मेरी राय कैसी है। अगर मैं अपनी बात से सहमत हूँ, अगर मैं अपनी बात उन पर थोपना चाहूँ तो क्या वो मानेंगे? जैसे ही बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो वहीं पे सब्जेक्टिव वैल्यूज हावी हो जाएंगे, क्योंकि आप मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे भी वो लोग माने। ठीक है, और ये केस आईपीसी सेक्शन 497 जो अडल्ट्री का मामला था, उसमें एक फिर से कहानी की तरह मैं लाइन बोल देता हूँ, समझ में आ जाएगा कहानी। मैंने बोला था कि एक अजय नाम का लड़का है, सीमा नाम की लड़की है। ठीक है, दोनों ने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लड़की को जो है दोषी नहीं मानेंगे, हम लड़की को दोषी मान के उसको सजा देंगे। ठीक है, कुछ लोगों को कानून ठीक नहीं लगा, कहा कि ये तो बिल्कुल बायज्ड कानून है, ये तो केवल जो है लड़कों को, इसमें दो पहलू थे कि इसमें केवल लड़कों को एक्यूज माना जा रहा है, दूसरा ये है कि लड़की का फ्री विल नहीं माना जा रहा। एक तो 18+ है, दूसरा उसको डिसीजन लेने का ऐसा माना जा रहा है कि डिसीजन ही नहीं ले सकती, वो अपने पति के ऊपर जो है मतलब उसका पत्नी के ऊपर पति का अधिकार है। ये दो केस थे, तो इसी के बेस पे स्टीफन जो है जोसेफ साइन ने, एक आदमी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया और उन्होंने दावा किया कि, उन्होंने बोला कि ये जो आईपीसी सेक्शन 497 है वो महिलाओं को फ्री विल नहीं देता। ठीक है, दूसरा पुरुषों को जो है केवल पुरुषों को ही दोषी मानता है। तो इसी के आधार पे दो मत निकले कि क्या अडल्ट्री जो है अपराधी क्रिमिनलाइज्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपराध ये मतलब ये अपराध होगा या फिर अपराध नहीं माना जाए इसे।
तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि ये मोरली गलत हो सकता है, मतलब नैतिक रूप से ये गलत हो सकता है। आप अगर आपको पता चलता है ऐसा कुछ होता है तो आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हो कि तलाक ले लो, लेकिन ये जेल भेजने का कारण नहीं बनेगा। इसी के आधार पे जो है ये डिसीजन आया कि आईपीसी सेक्शन 497 जो है अडल्ट्री जो है अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। ठीक है, ये मामला था। अब ऑब्जेक्टिव मामला पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव वैल्यूज हो, सब्जेक्टिविटी समझा, ऑब्जेक्टिविटी समझा, सब्जेक्टिव वैल्यूज समझ में आया। अब ऑब्जेक्टिव वैल्यूज पढ़ने जा रहे हैं। जैसा बोला था ना कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है, पढ़ा है, मर्ज कर दो दोनों को, समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, वो एक लाइन में कि वो वैल्यूज जो सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए एक जैसा है, जैसे मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, लॉ, ये सब ऑब्जेक्टिव वैल्यूज हैं। ठीक है, सबके लिए एक जैसा। एक रियल लाइफ एग्जांपल उठाएंगे। ठीक है, हिजाब का मामला याद है आप लोगों को? हिजाब का विवाद हुआ था कर्नाटक में, 2022 का मामला है। पेपर ऊपर का कटिंग वटिंग ई पेपर पढ़ते हैं कि नहीं यार? ई पेपर जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेपर, आप लोग पढ़ने की कोशिश करें, फिजिकल पेपर को अवॉइड करें, क्योंकि वो कभी बचता नहीं है, वो तो रोटी पैक करने के काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक पेपर क्या होता है कि आप फोल्डर बना के सेव कर सकते हो और उसको रिवीजन के तौर पे देख भी सकते हो, आपको दिमाग में तो बना रहेगा। हिजाब का मामला कर्नाटक 2022 हुआ क्या था? ये था कि कुछ छात्र जो स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स, उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है। तो यह क्या है? एक सब्जेक्टिव वैल्यूज है, व्यक्तिगत सोच है, आस्था है उनकी। अब हिजाब पहनना आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, और कुछ लोग हिजाब नहीं पहनते हैं। ठीक है, अब स्कूल का प्रशासन क्या बोल रहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म सबके लिए एक होनी चाहिए। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव वैल्यू, नियम, समानता, रूल बना है, इक्वालिटी। ठीक, छात्रों का कहना है हिजाब पहनना मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है, ये एक सब्जेक्टिव वैल्यू है। आप हिजाब पहनती है और कोई हिजाब नहीं पहनता है, ये हो सकता है, लेकिन जो स्कूल का प्रशासन है जो नियम बनाएगा कि आपको ड्रेस पहनना है, तो आपको ड्रेस पहनना है, ये ऑब्जेक्टिव वैल्यू है। समझ में आया? इतना ही बताना था, तो केस नहीं बताने वाला, केस में तो बहुत लंबा जाएगा। अब सब्जेक्टिविटी क्या है? धार्मिक। अब सब्जेक्टिविटी क्या है? धार्मिक। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी टकराते हैं एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे भी देखा ना, हिजाब का मामला और जो है सब्जेक्टिव वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव वैल्यू एक दूसरे से टकराए ना। यहाँ पे क्या कुछ छात्र स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हिजाब पहना मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है, फिर स्कूल का प्रशासन बोला है नहीं, नियम सबके लिए समान है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव वैल्यूज है, तो सब्जेक्टिव वैल्यूज ऑब्जेक्टिव वैल्यू एक दूसरे से टकराते हैं। सब्जेक्टिविटी धार्मिक सोच, ऑब्जेक्टिविटी संस्थान के नियम के बीच टकराव होती है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक और एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, सुनते ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा। सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस 2018, याद है सबरीमाला वाला मामला? सबरीमाला टेम्पल एंट्री केस 2018 मामला क्या था? अब यहाँ पे जो धार्मिक सोच है, मतलब सब्जेक्टिव वाला मामला है, क्या कहते हैं मंदिर के वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा, क्या बोला कि मंदिर परंपरा कहती है, मंदिर परंपरा कहती है कि 10 से 50 साल की महिलाओं को भगवान अयप्पा की पूजा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह धार्मिक मान्यता का हिस्सा है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव है, क्या बोला उन्होंने कि भगवान अयप्पा की पूजा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ठीक, अब ऑब्जेक्टिविटी क्या है? हम यहाँ ऑब्जेक्टिव वैल्यूज में ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट आगे आया और कहा यह आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जेंडर इक्वालिटी वाले पहलू के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर बोल दिया, अब इसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकते थे, तो इसलिए महिलाओं को जो है प्रवेश की अनुमति मिल गई। या सब्जेक्टिव क्या था? मंदिर के लोग जो होते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि नहीं, 10 साल से 50 साल की जो महिलाएं हैं वो मंदिर में नहीं आएंगी, अयप्पा जो है ब्रह्मचारी टाइप के थे और जो है आपको पूजा का प्रवेश नहीं मिलेगा।
तो ऑब्जेक्टिव मामला यह था कि सुप्रीम कोर्ट सामने आ गया, तो वो बोल रहा है कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन और जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है ये, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव हो गया, सब कुछ सबके लिए समान है। अब कोई नहीं बोल सकता, संविधान बीच में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव वैल्यूज है, हो गया। तो यहाँ क्या, यहाँ टकराव क्या था कि धार्मिक परंपरा बनाम संविधान की समानता और भेदभाव निषेध का नियम, भेदभाव निषेध का नियम। तो जीता कौन, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव वैल्यूज। तो कहना ये है कि जब भी आप प्रशासन में या आम जीवन में कहीं भी आपको अगर किसी भी चीज़ पर डिसीजन लेना है कि कोई ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन फंस गया, हो गया, तो आपको ऑब्जेक्टिव रहना है। डेटा, रिपोर्ट, संविधान, इक्वालिटी जो सार्वभौमिक सबके लिए बराबर है, उस पर डिसीजन लेंगे, बेहतर होगा। ठीक है। अब सब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस भी नहीं करना है, क्योंकि नीति शास्त्र में केवल ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करेंगे तो जो है सब्जेक्टिव वैल्यूज जो है वो छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि राय, मत, भावना, इन सब से भी वैल्यूज को वैल्यू फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से निगलेक्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि हर चीज़ को कॉन्टिन्यूम में देखना है, ये क्योंकि इस इधर और इधर सरकता रहता है, ये सारी चीज़ें। ये बोला था ना, ये पेन है, बीच वाला न्यूट्रल है, इधर एक्सट्रीम है, तो ये फ्लोट होता रहता है, तो एक्सट्रीम में नहीं जाना है। ऑब्जेक्टिविटी लेनी है, लेकिन जहाँ लगे कि सब्जेक्टिव होना है, थोड़ा सा अपने मत राय भी यूज़ कर सकते हैं दूसरों को, तो उस पर भी फोकस कर लेना है। ठीक है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ पे ही ज़्यादा फोकस करना है, उसी से डिसीजन बेहतर आएंगे। खासकर लॉ में आप एविडेंस पे ही डिसीजन दोगे, ये तो नहीं बोलोगे कि देखिए एक मूवी आई है ना अभी बहुत, एक हफ्ते से क्या 2 महीने से डिबेट में था मुद्दा ना, JSK, जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, द हिंदू में डेली आ रहा था। अब फिल्म रिलीज हुई है फाइनली, तो आप उसमें देखेंगे तो सीन दिखाता है कि वो लॉयर जो होता है डेविड, वो समझाता है कि जो कोर्ट में जज ने फैसला दिया है उसने किसी को दोषी नहीं बोला, या ये भी नहीं बोला कि तुम दोषी नहीं हो जाओ। उसने ये कहा कि एविडेंस नहीं मिला इसलिए तुम लोग जाओ, एविडेंस नहीं मिला इसलिए जाओ, इसलिए मत जाओ कि तुम लोग जो है दोषी नहीं हो। एविडेंस नहीं मिला, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो उन्होंने किसी को कोर्ट ने किसी को ये नहीं बोला कि तुम सच्चे आदमी हो, तुम खराब आदमी हो, कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस बुरा एविडेंस नहीं है इसलिए हम आपको छोड़ते हैं, जाओ। यही बारीक जो थीन लाइन है ना, लोग समझते नहीं है। उनको लगता है कि कोर्ट ने छोड़ दिया, कोर्ट ने छोड़ दिया, कोर्ट ने कितना गलत कर दिया। एविडेंस नहीं मिला उन्हें, एविडेंस नहीं मिला इसलिए छोड़ दिया। तो जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मूवी मस्ट वॉच है। वॉर 2 मूवी भी रिलीज हुई है, लेकिन रिकमेंड करना हो तो उसको हटा के वो, क्योंकि वो घटना प्रधान मूवी है। आप हिंदी साहित्य में पढ़ते होंगे ना, जो घटना प्रधान, अब क्या हुआ, आप में इच्छा रहती है कि अब आगे क्या होने वाला है, ये सारी ऐसी तरीके की मूवी जो कहते हैं ना फंतासी टाइप की मूवी, वो वॉर 2 है, जिसमें कुछ नहीं है, फालतू मूवी है। जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मूवी मस्ट वॉच मूवी, जरूर देखिए, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। ये बारीक लाइन जो बताया ना कि जज ने फैसला दिया तो एविडेंस के बेस पे फैसला दिया, ये नहीं बोला कि आप दोषी हो, बस उसने बोला कि एविडेंस नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। ये 3 लाइन समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये हो गया, सब्जेक्टिव वैल्यूज़ हो गए, ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ हो गए। नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आसान भाषा में लिखी हुई हैं, तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे डीओंटोलॉजी, कर्तव्यवाद, डीओंटोलॉजी। ठीक है, अब डीओंटोलॉजी का विकास किसने किया था, मतलब कह सकते हैं ना कि इवॉल्व किसने किया था। तो एक ग्रीक दार्शनिक थे, फिलोसोफर, इमैनुअल कांट, एक ग्रीक फिलोसोफर ने, हिंदी में इसको कहते हैं कर्तव्यवाद। ठीक है, तो इमैनुअल कांट ने इसको विकसित किया था और प्रसिद्ध भी इन्होंने किया था। अब ये डीओंटोलॉजी, कर्तव्यवाद है क्या। ठीक है, डीओंटोलॉजी से पहले हम इसको डियोन के बारे में जान लें। एक डियोन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक है, कांट कहते थे हमेशा, कांट को पढ़ के लोग बोलते हैं ना कि आई कांट, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। आई कांट जैसा कुछ है नहीं, आप कहेंगे आई कैन।
तो इनका कहना है कि नैतिकता का जो आधार है वो ड्यूटी और रूल बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, परिणाम पे फोकस नहीं करना है। कि नैतिकता का आधार कर्तव्य और नियम होना चाहिए, न कि कर्म के परिणाम। कि आप जो आपको कोई बोले आप बहुत मोरल वैल्यू मोरल पर्सन हो, इस तरीके के वर्ड आप आए ना, एथिकल पर्सन हो, तो वो आपने जो कुछ किया उसका कुछ परिणाम आया तो परिणाम से नहीं बोलना है। आपने ड्यूटी कितने लगन के साथ की उसके आधार पर बोलेंगे कि आप जो है बहुत ज़्यादा मोरल एथिकल पर्सन हैं। समझ में आया? यही डीओंटोलॉजी की मूल भावना है। कांट का सबसे प्रसिद्ध लाइन है कि इंग्लिश में है, हिंदी में मैं कन्वर्ट करूंगा लेकिन इंग्लिश में एक बार बोलूंगा कि एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम वेयर बाय यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। भाव यह है कि ऐसा कार्य करो कि तुम्हारा नियम सार्वभौमिक कानून बन सके। ठीक है, कि ऐसा कोई एक्ट करो, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा जो तुमने किया है वो एक यूनिवर्सल लॉ बन सके। ये कांट का सबसे फेमस लाइन है। ठीक है, अब डीओंटोलॉजी को और अच्छे से समझते हैं, एक्सप्लेन करते जाएंगे। डीओंटोलॉजी में भी बहुत कुछ है। कर्तव्यवाद, अभी आप पढ़ेंगे परिणाम निरपेक्षवाद, वो भी यही है। मतलब कर्तव्यवाद को भी जो परिणाम निरपेक्षवाद ही कहते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा फोकस जो है परिणाम निरपेक्ष जो वर्ड आ रहा है ना, और कर्तव्यवाद मतलब कर्तव्य पे ज़्यादा फोकस, कर्तव्य के आधार पर मोरल बोलना। डीओंटोलॉजी, किसी कार्य को इसलिए करना कि वह कर्तव्य है, चाहे उसका परिणाम अच्छा हो बुरा। परिणाम पे फोकस नहीं कर, परिणाम क्या है क्या नहीं है उससे हमें लेना देना ही नहीं है। हमें काम पे फोकस करना है, हमें काम करना है, ये हमारी ड्यूटी है, यही सब कुछ है। यही है डीओंटोलॉजी की मूल भावना। ठीक है, आपको ऐसा कुछ याद आ रहा होगा ना, भगवान कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में ऐसा ही कुछ बोला था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सब बोला था ना कि कर्म पे फोकस करो, फल की चिंता मत करो। ये उसी का डीओंटोलॉजी का ही रूप है। वो जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है ना, वो ये डीओंटोलॉजी वही है। बस ये है कि इमैनुअल कांट ने भी बोला है, इसको वर्ड बदल के, हो सकता है उनका प्रभाव पड़ा हो। अब एग्जाम्पल जैसे बोल दो कि डीओंटोलॉजी की सच बोलना मेरा कर्तव्य है, भले ही उससे नुकसान हो। ठीक, चोरी न करना मेरा धर्म है, भले ही कोई देखे या ना देखे। कोई देखे ना देखे हमसे क्या लेना देना, हम चोरी नहीं करेंगे। हमारा धर्म, मतलब धर्म का मतलब यहाँ ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य है, हम चोरी नहीं करेंगे। सच बोलना है, चाहे किसी को नुकसान हो, उससे क्या, किसी को क्या लगे क्या ना लगे, हमसे क्या लेना देना, हम तो सच बोलेंगे, हम तो चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल गांव का। ठीक है, इमेजिनरी जो है कहानी बना रहा हूँ ताकि समझ में आए और अच्छे से। ठीक है, कोई बरगदपुर नाम का कोई गांव था। ठीक, वहाँ पे एक डाकिया रहता था, नाम था रामलाल, उम्र थी 65 साल। साइकिल से चिट्ठी बांटने का काम चलता था उनका। साइकिल से 65 साल के थे वो। ठीक है, साइकिल चलाते थे अभी भी। ठीक है, गांव वाले उनकी चिट्ठियों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जो उस गांव में जो ज़्यादातर रहने वाले परिवार थे ना, उनके सभी बेटे बेटियां, बहुत सारे लोग जो है आर्मी में थे, बॉर्डर पे रहते थे। वो उनके बच्चे बॉर्डर पे रहते थे और बच्चे जो है चिट्ठी लिखते थे तो घर पे भेजते थे, इसलिए बेसब्री से इंतज़ार करते थे। ठीक है, एक दिन हुआ क्या कि बहुत ज़ोर की बारिश हुई, झमाझम, कीचड़ हो गया सब जगह, एकदम कीचड़ 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 हर जगह। ठीक है, तो किसी बच्चे ने उठ के बोला, काका आज मत जाओ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब हो गया है, तो आपको चोट चपेट लग जाएंगी, आप मत जाओ। तो रामलाल काका बोलते हैं वही फिल्मी अंदाज में कि अगर मेरा बेटा बॉर्डर पर बंदूक लिए खड़ा हो सकता है, तो क्या मैं उसके माँ बाप को चिट्ठी नहीं पहुंचा सकता? तो बेटे ने ऐसे सलामी दी, जय बोलते हैं ना बाबू, जय काका जी जाइए, आप चोट लगेगी तो समझ में आएगा। तो साइकिल उठाकर चल देते हैं वो। अब कीचड़ में फिसलते हैं, उनको पैर में कांटे लगते हैं, फिर उस चिट्ठी लेकर किसी तरीके से एक गोमती अम्मा थी उनके पास पहुंच जाते हैं। इमेजिनरी नाम है, कोई रिलेट मत कर लेना। गोमती अम्मा थी, उनके पास दरवाजे पहुंचे, जिनका बेटा सियाचिन में तैनात था, सियाचिन बॉर्डर पे था।
तो गोमती अम्मा ने चिट्ठी सीने से लगाई, भावुक हो जाती है माता बच्चे को लेके, सीने से लगाई और रो पड़ी। रामलाल काका की आंखों में आंखें भी भर गई, पर दिल में एक संतोष था कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अपनी ड्यूटी की। ठीक है, यहाँ हुआ क्या, रामलाल काका का आचरण डीओन्टोलॉजी पे आधारित था। रामलाल काका का जो आचरण है वो डीओन्टोलॉजी बेस्ड था। उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या मिलेगा, कितनी परेशानी होगी, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि कर्तव्य है, ड्यूटी है, इसलिए करना ही है। ड्यूटी है इसलिए करना है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इससे कोई लेना देना नहीं। ड्यूटी है मेरी तो इसलिए करना है। ठीक है, उनके लिए कर्तव्य ही नैतिकता का मापदंड था। ठीक है, न कि परिणाम। मतलब उनको, उनका कहता ना कि एथिक्स ही उनके लिए ये है कि ड्यूटी करना है, परिणाम पे फोकस नहीं करना है। परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा उससे क्या लेना है, मेरा ड्यूटी मिली है वो ड्यूटी ही फोकस करना है। जैसे स्टूडेंट को क्या ड्यूटी होती है, पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, बस यही डिओन्टोलॉजी था, यही डिओन्टोलॉजी का आत्मा है। जब भी कंफ्यूजन हो ना डिओन्टोलॉजी क्या होती है, बस भगवान कृष्ण का वो लाइन याद कर लेना है कि कर्म फोकस करो, फल की चिंता मत करो। ये तो सबके जुबान पे रहता है, यही डिओन्टोलॉजी है। बस इसको इमैनुअल कांट ने बोल दिया है तो लोग पढ़ते हैं, वो धार्मिक मामला हो जाता है थोड़ा। लेकिन वो भगवत गीता भी पढ़ना है, अभी चैप्टर है ना पूरा का पूरा मोरल, पूरा दर्शन पढ़ाना है। तो दर्शन में वेस्टर्न फिलोसफी और जो है अपना जो यहाँ का है इंडियन फिलोसफी है वो भी पढ़ाना है चैप्टर, और पढ़ेंगे उसको अच्छे से। तो इसमें विशेषता क्या है डिओन्टोलॉजी की, जो नैतिक डिसीजन मतलब एथिकल डिसीजन होते हैं वो कर्तव्य पर आधारित होते हैं, फल पे नहीं। आपके नैतिक डिसीजन ड्यूटी बेस्ड होते हैं, ड्यूटी पे बेस्ड होते हैं, फल पे चिंता नहीं करते। सत्य, न्याय, ईमानदारी जैसे मूल्य बिना शर्त अपनाए जाते हैं। आपको ईमानदार रहना, आपको न्याय पे फोकस करना, आपको सच सच बोलना है, तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है, आप अपने से मानो। अब कहानी से संबंध क्या है इसका, रामलाल काका ने बारिश में उम्र कठिनाई कुछ नहीं देखा, बस चिट्ठी पहुंचाना है, अपना धर्म समझ लिया। धर्म मतलब ड्यूटी। यहाँ पे उन्होंने कर्म के फल की चिंता नहीं की, यही डीओन्टोलॉजिकल एथिक्स है। ठीक है, कर्म पे फोकस नहीं किया, सॉरी परिणाम पे फोकस नहीं किया, कर्म अपने काम करने पे फोकस किया, यही डीओन्टोलॉजिकल एथिक्स है। नोट वर्ड डीओन्टोलॉजिकल एथिक्स। अब इसको अब क्या कहते हैं, इसको परिणाम निरपेक्षवाद भी कहते हैं। वहां कर्तव्यवाद बोल रहे थे, डीओन्टोलॉजी को कर्तव्यवाद बोल रहे थे, यहाँ पे परिणाम निरपेक्षवाद बोल रहे हैं। ठीक है, वहां कर्तव्य ज्यादा बोल रहे थे। ठीक है, इसी को डीओन्टोलॉजी को परिणाम निरपेक्षवाद भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि कोई कार्य सही या गलत या उसके परिणाम से नहीं, बल्कि उसके कार्य के पीछे कर्तव्य और नियत से तय होता है। परिणाम निरपेक्षवाद, परिणाम पे फोकस न करके ड्यूटी पे फोकस करना, उसके पीछे की नियत पे फोकस करना कि नियत कैसी थी। तो यही है परिणाम निरपेक्षवाद। डीओन्टोलॉजी को ही बता रहे हैं, उसका दूसरा नाम है परिणाम निरपेक्षवाद। जैसे गंगाधरी शक्तिमान है ना, तो वैसे ही डीओन्टोलॉजी ही परिणाम निरपेक्षवाद भी है। तो उसको ही समझा रहे हैं, वहाँ पे वर्ड्स पे फोकस करना, शब्दों पे फोकस करना, वहाँ पे कर्तव्य बार बार है। यहाँ परिणाम निरपेक्षवाद आ रहा है, परिणाम निरपेक्षवाद मतलब परिणाम से हट के, कर्तव्यवाद मतलब कर्तव्य पे फोकस करना, परिणाम निरपेक्षवाद मतलब परिणाम से हट के केवल ड्यूटी पे फोकस करना और इसके पीछे नियत पे फोकस करना। ठीक, ये हो गया परिणाम निरपेक्षवाद। चाहे परिणाम अच्छा हो बुरा हो, अगर आपका ड्यूटी सही था तो नियत से शुद्ध थी तो कार्य नैतिक है, एथिकल है। ठीक है, परिणाम अच्छा हो बुरा हो इसे लेना देना नहीं। अगर आपकी ड्यूटी जो है सही था, ड्यूटी ठीक है, नियत शुद्ध है, तो आपका कार्य एथिकल है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें भारतीय दर्शन का झलक दिखता है। श्रीमद् भगवत गीता में जो है भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47वां,
जाके पढ़ लीजिएगा उसको। डायलॉग है उसमें कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में, फल में नहीं है। यही पूरी तरह से डीओंटोलॉजिकल व्यू है। ठीक है, परिणाम निरपेक्षवाद। परिणाम निरपेक्षवाद कर्तव्यवाद इतनी बार बोला जाएगा कि दिमाग में जम जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों आप लोगों को ये सब पढ़ाया जा रहा है कि परिणाम निरपेक्ष रहिए? क्योंकि जब आप सर्विस में आएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो आपको परिणाम पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, कि आप कुछ उम्मीद नहीं करनी है किसी से। इसमें बेसिकली ये समझा जा रहा है, डोंट उम्मीद समवन, किसी से उम्मीद मत करना। फोकस केवल अपने ड्यूटी पे होना चाहिए, लेकिन मानेंगे थोड़े ना। ठीक है, फोकस करते हैं। फिर डीओंटोलॉजी को जो नियमवाद भी कहते हैं, कर्तव्यवाद भी बोलते हैं, परिणाम निरपेक्षवाद भी बोलते हैं, नियमवाद भी बोलते हैं। नियमवाद क्यों बोलते हैं? जैसे वर्ड सुन रहे होंगे, नियम पे फोकस करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्म करने के पीछे जो नियम, प्रिंसिपल या ड्यूटी होता है, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई ड्यूटी मिली, कोई काम करने के लिए आपको ड्यूटी, आपको उसको उसमें परिणाम, मतलब आपको परिणाम पे फोकस नहीं करना है। परिणाम निरपेक्षवाद, आपको ड्यूटी करनी है। कर्तव्यवाद, आपको रूल फॉलो करने हैं ड्यूटी के। नियमवाद, ठीक है, या नैतिक नियमों को मानता है। नियम का पालन करना ही नैतिकता मानता है, कि नियम का पालन करो, यही नैतिकता, यही एथिक्स है। ठीक, तो डीओंटोलॉजी, कर्तव्यवाद, कर्तव्य के अनुसार कर्म, रिजल्ट इंडिपेंडेंट एथिक्स, परिणाम निरपेक्षवाद, परिणाम से स्वतंत्र नैतिकता, रूल बेस्ड एथिक्स, नियमवाद, नियमों के पालन पर आधारित नैतिकता। डीओंटोलॉजी को ही इतने सारे वर्ड से पुकारते हैं, बस शब्दों पे फोकस करना है। कर्तव्यवाद, कर्तव्य पे फोकस, परिणाम निरपेक्षवाद, परिणाम पे फोकस नहीं कर रहा है, रूल बेस्ड, नियम पे फोकस कर रहा है। ठीक है, एक ही बात को 3 तरीके से बोल रहा है ये। मैं एक लाइन में बोल रहा है कि कर्म पे फोकस करो, अपने काम पे, ड्यूटी पे फोकस करो, परिणाम फोकस नहीं करना है, फल की चिंता मत करो। पेड़ लगा के चले जाओ, फल खाने की चिंता मत करो, वो कोई और करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, सच बोलना नियम है, सच बोलना नियम है, इसलिए सच बोलना जरूरी है। चाहे सच बोलने से किसी को चोट पहुंचे या फायदा हो, इसका ध्यान नहीं देना है। परिणाम पे फोकस ही नहीं करना है, जो बन गया है वो बोल दो। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी तो होंगे ही। अगर इस तरीके का कोई बोल के गया है कि डीओंटोलॉजिकल टाइप का कोई कुछ बोलता है, तो इसका तो होगा कि आप परिणाम पे फोकस मत करो, जो मन में है कर दो पहले। मतलब जो एथिकल चीज़ है, जो एथिकल लग रही है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें क्या है कि स्पष्ट नैतिक दिशा देता है। डीओंटोलॉजी जो है एकदम क्लियर कट एक रास्ता दे देता है आपको, ऐसा ऐसा करो। सही गलत का पालन बिना किसी शर्त के करना चाहिए। ठीक है, बोल दिया ये करो तो करो, और दिमाग में बैठ गया करो। जैसे सत्य बोलना, न्याय करना, दूसरों का सम्मान करना, ये सब कर्तव्य है जिन्हें हमें हमेशा निभाना है। ठीक, और दूसरा पॉजिटिव क्या है, एथिकल स्टेबिलिटी आती है, इससे डिसिप्लिन पैदा होता है, डिसिप्लिन आता है आपके अंदर। ठीक है, नैतिक स्थिरता और अनुशासन पैदा करता है ये डीओंटोलॉजी। तो क्या होता है, इसे इंसान को सही नियमों और कर्तव्यों के अनुसार चलना सिखाता है। सही क्या है, सही रूल क्या है, सही ड्यूटी क्या है। इससे समाज में विश्वास और व्यवस्था बनी रहती है, भरोसा जमता है सबका। ठीक है, आर्मी में देखा होगा आप लोगों ने ना, ये करना है तो करना है, कोई सवाल जवाब नहीं, करो इसको। लोग पहुंच जाते हैं करने के लिए, हमको करना है। ठीक है, सवाल नहीं करो। तीसरा क्या है कि नैतिक बहसों में स्पष्टता रहती है। जब आप डिबेट करते हैं कहीं ना इस मोरली, तो आपको स्पष्ट रहता है इन सब चीज़ों को लेके। एक स्थायी नैतिक फ्रेमवर्क देता है, स्टेबल जो है एथिकल फ्रेमवर्क दे देता है। कोई कन्फ्यूज़न कम होता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव सेंस क्या है इसका? अब आप सोच लीजिए कि कर्म फोकस करो और परिणाम की चिंता ही मत करो, तो इसका नेगेटिव ये कि परिस्थितियों को अनदेखा कर देता है। सिचुएशन क्या है क्या नहीं है मत फोकस करो उस पर। कोई एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, कोई हो सकता है कोई व्यक्ति है ऐसी सिचुएशन में है कि हम कुछ बोल देंगे तो दुखी हो जाएगा,
बताएंगे, मान लीजिए उसको बताना ज़रूरी है, हो सकता है बाद में बताए, लेकिन पता चल गया तो अभी बताओ उसको, चाहे उसको दुख हो चाहे सुख हो, हमसे फ़र्क नहीं पड़ता, जाके बता दिया देखो तुम बदसूरत हो तो वो दुखी हो जाएगा कि यार हमको ऐसा क्या बोल दिया ये। अब तो फेयर लवली लगाना पड़ेगा। अब फेयर लवली का भी ऐड इस तरीके से कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि फेयर वर्ड ना है, ताकि पता ना चले कि ये ग्रीन वॉशिंग हो रही है। ग्रीन वॉशिंग वर्ड से मतलब समझ में आ रहा है ना कि बैड एडवर्टीजमेंट करते हैं लोग अपने आप को बचाने के लिए। जैसे अभी फेयर लवली को बोला गया कोर्ट ने ना कि फेयर वर्ड मत यूज़ करो, ये रंगभेद को बढ़ावा देता है, तो उन्होंने फेयर लवली वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं अब। वो क्या बोल रहे हैं, हाँ हैंडसम वर्ड यूज़ करें, हैंडसम, लेकिन सबको पता है वो क्या कर रहे हैं। ठीक, तो परिस्थितियों को अनदेखा कर देता है, परिस्थितियों को फोकस नहीं करता किस कौन किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में, नहीं मतलब ही नहीं है, बोल दो जो बोलना है। कठोर और जटिल हो सकता है, ठीक है, डिओन्टोलॉजी जो है कठोर और जटिल हो सकता है। जैसे नियमों को सख्ती से पालन करना, कभी इंसानियत और जो है सहानुभूति सिंपैथी की कमी दिख सकती है। कहीं आप जो है सारे सिविल सर्वेंट हैं और आप पहुंच गए, किसी का डेथ हुआ है, किसी का अभी अभी, आप कह रहे हैं हमें पूछताछ करनी है, हमें पूछताछ करनी है, तो लोग कहेंगे यार थोड़ा तो दिमाग लगाओ, अभी 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 डेथ हुआ है, सब लोग बैठे हुए हैं, सब घर में पड़ा हुआ है, रो रहे हैं, हमको पूछताछ करनी है, हमको पूछताछ करनी है, नियम बना हुआ है। तो ऐसे में इंसानियत और जो सहानुभूति होती है ना कम हो जाती है, ठीक नहीं होता। परिणाम की अनदेखी कर देता है, सीधा सा मतलब सिचुएशन नहीं देखना है इसको, जो है कठोर हो सकता है। और परिणाम की अनदेखी, मतलब परिणाम को महत्व नहीं दिया जाता, जबकि कभी कभी परिणाम को महत्वपूर्ण होता है, डिसीजन आपको परिणाम पे फोकस करना पड़ता है कभी कभी, तो इन पे फोकस नहीं करता है डिओन्टोलॉजी। इसका कहना ही यही है कि हम काम पे फोकस करेंगे, परिणाम पे फोकस ही नहीं करेंगे। तो कभी कभी जो है परिणाम पे फोकस करना पड़ता है कि मान लीजिए कहीं ऐसा सेंसिटिव रिलीजियस मामला है, सेंसिटिव है, अब ऊपर से ऑर्डर आया कि मामला हटाओ, अब आप पहुंच गए लेके कि हम सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, और जाके आपने भड़का दिया, उसका परिणाम क्या निकला, दंगा, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो ठहर के सोच के रुक के ये काम नहीं करता ये। तो समझ में आया अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में, आई रिपीट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरे पीडीएफ का बल्क में, ठीक है। ये रोज रोज का जो होता है ना कि रोज एक पढ़ाया जितना उतना दो, उतना नहीं है, पूरा का पूरा कंप्लीट एथिक्स का पूरा आपको सिलेबस का पूरा नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, पीडीएफ होगा, आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप वहाँ से बाय कर लेंगे। हमेशा कहता हूँ जितना सर पे आपके बाल नहीं होगा उससे ज़्यादा इसमें एग्जाम्पल्स है और इजी एग्जाम्पल्स है। और जितना लोग मतलब जितने महंगे में लोग महीने में पान खा के थूक देते हैं, उससे भी कम रेट में ये है, 150 रुपये केवल, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, डिओन्टोलॉजी पढ़ा। उसको उसको तीन, एक ही आदमी को तीन नाम है, एक ही आदमी का तीन नाम है, कर्तव्यवाद, परिणाम निरपेक्षवाद, नियमवाद। फिर हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, सब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, कुछ केस पढ़े हमने उसमें, सबरीमाला केस कर्नाटक का मामला, और जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 ये पढ़ा। फिर सब्जेक्टिव वैल्यूज पढ़े, ऑब्जेक्टिव वैल्यूज पढ़े, इतने पढ़ने में चटनी निकल गई हमारी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस, थैंक यू।